गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। आप देख रहे हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां लाइक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और कल एक वीडियो भी डली थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक परिचय की चर्चा हम लोग उस विषय में किए थे। आइए हम लोग आगे हड़प्पा सभ्यता की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल की वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में चर्चा किए थे। हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, मनके तथा अस्थियों को ही क्यों लिया गया? इसका आसान सा उत्तर है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो भारत की सबसे प्राचीनतम सिविलाइजेशन है या सभ्यता है, जिसकी जानकारी के सोर्स हमें ईंटें, मनके मिस होती है मोती तथा खुदाई से मिले अवशेषों में हड्डियों से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियां मिलती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्हीं सोर्सों के माध्यम से हम लोगों को और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हम लोग कल की वीडियो में चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, किसके द्वारा? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किया गया। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगुमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पे प्राप्त किया गया था। उसकी सेकेंड ईयर अगले साल 1922 में पुनः एक खोज कार्य सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे किया गया और दोनों ही स्थानों पर खुदाई के बाद जो अवशेष मिले हैं, इन्हीं अवशेषों को देखकर एक वृहद प्राचीन सिविलाइजेशन की आधारशिला को रखा गया है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के जो अवशेष मिले हैं, दोनों में एकरूपता देखने को मिली है और ये पूरी सिविलाइजेशन सिंधु नदी घाटी और उनके सहायक नदियों के मैदानी भागों में आरंभ हुई थी। इसलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को, इस पूरी सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से संबोधित करते हैं। सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो समय की बात करते हैं, तो मुख्यतः इसको प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय या कालखंड क्या था। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 बीसी से 1900 बीसी के मध्य माना जाता है। 2600 बीसी से 1900 बीसी के मध्य हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। हालांकि इस समय अवधि में हड़प्पा सभ्यता में नगरों का विकास हो गया था, सुनियोजित शहरों का निर्माण हो गया था, किंतु इससे पहले 3500 बीसी में, लगभग 3500 बीसी में इस सभ्यता का प्रारंभ हुआ था और 1400 के बीसी के आते आते ये हड़प्पा सभ्यता का समूल पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक युग में हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाषाण युग कब से चले आ रहा है और ताम्र पाषाण युग की शुरुआत 6000 बीसी को माना जाता है। 6000 बीसी को ताम्र पाषाण युग की शुरुआत माना जाता है और इसी समय अवधि में ताम्र के आभूषण और पात्र प्राप्त हुए हैं, जो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के समय अवधि को, जो 2600 बीसी से 1900 बीसी के मध्य है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं उद्भव। हड़प्पा सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई के बाद इन नगरों के उद्भव और विकास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इन नगरों की खुदाई के बाद जो अवशेष मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं या मूर्तियां मिली है, उन मूर्तियों के अध्ययन करने के बाद पुरातत्ववेदता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था, गांव के रूप में हुआ था, लगभग 3500 बीसी के आसपास, लगभग 3500 बीसी के आसपास। और ये छोटे छोटे गांव जो 3500 बीसी में उत्पन्न हुए थे, वो 2600 बीसी के पहुंचते 2600 बीसी के पहुंचते नगरों और कस्बों के रूप में निर्मित हो चुके थे, बदल चुके थे। अब ये पुरानी हड़प्पा सभ्यता जो गांव में निवास करती थी, उसका स्थान एक नई सिविलाइजेशन ने ले लिया गया था, जो शहरों में रहते थे, जिनकी पक्की इमारतें होती थी, 2 से 3 मंजिलें इमारतें होती थी। इसलिए इसी समय अवधि को जो 2600 बीसी से 1900 बीसी का है, इसको हड़प्पा सभ्यता के समय के रूप में दर्शाते हैं या इंगित करते हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। पुरातात्विक उत्खननों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सीमित क्षेत्र में नहीं हुआ था, बल्कि वृहद क्षेत्र में हुआ था। पुरातात्विकविद रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर व उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के मध्य एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ समय पूर्व कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्र के बारे में बताया कि इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बताया है। भारत के विभिन्न राज्य, वर्तमान में हम जैसे कह सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि विभिन्न क्षेत्रों में इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। यदि हम इसके विस्तार में और चर्चा करें तो इस हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में जम्मू कश्मीर से, जम्मू के मांडस से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। पूर्व में आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सीमाओं तक इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काफी विस्तृत क्षेत्र में हुआ था, और इस बड़े विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अपनी एक अलग से महत्वपूर्ण स्थान विश्व के धरोहर के रूप में बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। सभ्यता के विभिन्न नगरों में या विभिन्न स्थानों में खुदाई के उपरांत जो नगर के अवशेष मिले हैं, इन्हीं नगरों में प्राप्त अवशेषों को देखकर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया जाता है, या इन्हीं विशेषताओं को देखकर इनकी विशेषताओं का आकलन पुरातत्वविदों के द्वारा किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता की बात हम करें तो पहली विशेषता है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता की बात करें तो वो है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता है इनका नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के उपरांत जो दो इनके प्रमुख नगर हुए थे,
एक हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदारो। इन दोनों नगरों की खुदाई के बाद जो अवशेष मिले हैं, दोनों में क्या मिले हैं, एकरूपता या समरूपता है। दोनों नगरों के खुदाई के जो अवशेष मिले, दोनों में काफी समानता और समरूपता दिखाई देती है, जबकि इन दोनों स्थानों की दूरी, यदि हम दूरी की बात करें तो लगभग 483 किलोमीटर की दूरी इन दोनों नगरों के बीच है, और दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। और इन दोनों नगरों में नदी मार्गों से क्या होता था, व्यापार किया जाता था। इस तरह से इन नगरों में या सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के अवशेषों से इनकी विशेषताओं का पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, नगर नियोजन की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली विशेषता है यहाँ की नगर नियोजन, सुनियोजित ढंग से नगर का विस्थापन करना। और इसी सुनियोजित ढंग से नगर के विस्थापन के कारण हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी संबोधित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के में जो नगरों का निर्माण किया जाता था, दो प्रकार के किया जाता था। एक दुर्ग, जहां पे राजघराने या शासकीय कार्यालय या शासकीय भवनों को रखा जाता था। दूसरा है आबादी वाले रिहायशी इलाके, जहां पे आम लोगों के निवास स्थान या घर का निर्माण किया जाता था। और इस पूरे नगर नियोजन में जो महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं वो है सड़कें एवं सड़कों की क्या, सफाई। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, और नगर नियोजन को सुव्यवस्थित तरीके से या सुनियोजित तरीके से करने के लिए इस नगर में हड़प्पा सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर हम लोग देखे हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा, इसमें सड़कों का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाता था। और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पे काटती, जिसके कारण ये पूरा नगर कई खंडों में विभाजित हो जाती थी। और इन सड़कों की यदि हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी होती थी, जिनको पुरातत्वविदों ने राजपथ की तुलना दिए है, राजपथ से कहे हैं। इनकी जो छोटी सड़कें होती थी वो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक की चौड़ी होती थी। और इन्हीं चौड़ी सड़कों के माध्यम से पूरे नगर में लोगों का आवागमन होता था। और ये सड़कें कच्ची मिट्टी से या मिट्टी के बने होते थे। और इन सड़कों के किनारे जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराया जाता था सुव्यवस्थित ढंग के, ताकि नगर का पानी इन सड़क के किनारे बने नालियों के माध्यम से नदियों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आगे हम देखते हैं नगर नियोजन की दूसरी प्रमुख विशेषता है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में बने नगरों में जो बिल्डिंग हुआ करती थी या बिल्डिंगों में जो कुएं थे और भवनें थी, स्नानागार थे, शौचालय थे, इन शौचालयों से या यहाँ से पानी निकासी के लिए सुव्यवस्थित नालियों का उपयोग किया जाता था। भवनों के पानी को निकालने के लिए छोटी नाली से बड़ी नाली सड़कों तक जाती थी। और सड़कों में जो पक्की जो बड़ी नालियां होती थी जिसके ऊपर फर्श पत्थरों से ढके जाते थे, इन पत्थरों को सुव्यवस्थित रखा जाता था और बीच बीच में एक निश्चित अंतराल में गड्ढे खोदे जाते थे, ताकि पानी के साथ बहकर आने वाले मलबों को उस गड्ढों में रखा जाता था। और इन गड्ढों की प्रॉपर सफाई
की व्यवस्था भी की जाती थी ताकि नालियां किसी भी प्रकार से बंद या चौक ना हो। तीसरा इसकी विशेषता हम देखते हैं स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी नगर नियोजन की, उसकी तीसरी विशेषता थी विशाल स्नानागार। स्नानागार दो प्रकार के होते थे, एक निजी स्नानागार हुआ करता था जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता था, एक सार्वजनिक स्नानागार। स्नानागार निजी होता था, सार्वजनिक होता था। निजी स्नानागार का प्रयोग लोग अपने घरों में करते थे, जबकि सार्वजनिक स्नानागार का प्रयोग राजकीय प्रसादों के लिए, शासकीय कार्यों के लिए, अनुसंधानों के लिए किया जाता था, जो काफी विशाल क्षेत्र में बनाए जाते थे। इस स्नानागार हेतु स्नानागार के पास कुआं होता था। कुएं से पानी आसानी से स्नानागार तक क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। और स्नानागार में सुव्यवस्थित ढंग से नालियों का निर्माण भी करवाया जाता था ताकि गंदे पानी को स्नानागार से वापस सड़कों तक पहुंचाया जा सके। सड़कों के नीचे जो नाली बनी होती थी उनके किनारे, उस नालियों से इस स्नानागार के पानी को वापस नदियों तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार से एक सुव्यवस्थित नगर नियोजन जिसमें स्नानागार का उल्लेख मिलता है। तो सार्वजनिक स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और लगभग 8 फीट की क्या होती थी, इनकी गहराई होती थी। इस प्रकार से दुर्ग में बने हुए सार्वजनिक स्नानागार होते थे जिसका उपयोग राजकीय कार्यों के लिए किया जाता था। नगर नियोजन की हम लोग चौथी विशेषता देखते हैं अन्न भंडार, अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की चौथी विशेषता है विशाल अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने अन्न को, किसी उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का प्रयोग करते थे, जहां पे किसी उत्पादों को सुरक्षित रखा जाता था। ये विशाल हुआ करते थे, लगभग 45 मीटर की लंबाई वाले विशाल अन्नागार का प्रयोग या धान्य कोठार का निर्माण करते थे। ऐसे ही धान्य कोठार हड़प्पा नगर की खोदाई के बाद, हड़प्पा नगर की खुदाई के बाद प्राप्त हुए थे, जो 6 की कतार में दोनों ओर बने हुआ करते थे। इन अन्नागार का प्रयोग अन्नों को सुरक्षित रखने के लिए हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के द्वारा किया जाता था। इसकी पांचवी विशेषता है ईंटें। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन किया गया था, और नगर नियोजन में जो बिल्डिंग बनी थी, दो प्रकार की बिल्डिंग बनी थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये दो प्रकार की बिल्डिंग कौन कौन सी थी? पहला है तो दुर्ग, जो पश्चिमी भाग में शासकीय कार्यों के लिए, राजप्रसादों के लिए बनाया जाता था। और दूसरा है घनी आबादी के लिए निचली नगर का निर्माण किया गया था। नगर जो पूर्वी भाग में बनाया जाता था, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग में जो दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। और इन्हीं दुर्गों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, आग से पकाए हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये उस समय में समकालीन जो और सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये पक्की ईंटों का प्रयोग उस समय देखने को नहीं मिलता था। ऐसा कहा जाता था कि उस समय की समकालीन सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग मिस्र में किया जाता था।
मिस्र के सभ्यता में कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये पक्की ईंटों का प्रयोग कहीं कहीं किया जाता, हर जगह हर बिल्डिंग में नहीं किया जाता, कहीं कहीं किया जाता था। जबकि भारत की हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में बनी हुई सभी बिल्डिंगों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये भारतीय सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की एक काफी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस तरह से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उनके विस्तार के बारे में आज देखे हैं। आगे की क्लासेस में और इनके बारे में हम लोग अध्ययन चर्चा करेंगे। थैंक यू।